नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग जो है नया चैप्टर के बारे में शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हमारा जो है नया चैप्टर कौन सा है? तो नया चैप्टर जो है जल संसाधन है। यानी कहे तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ख, यानी भूगोल का 1 नंबर का पाठ 1 नंबर का ख है। पहला था प्राकृतिक संसाधन क में, और हमारा जो है ये आपका आ गया जल संसाधन। ठीक, उसके बाद जो है आगे आएगा, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो है हम लोग जल संसाधन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले समझिए, हम लोग संसाधन के बारे में इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें जो है पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लिए हैं, है ना। अभी जो है हम लोग का जल संसाधन है। ठीक, जल संसाधन देखते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को जो शुरू में संसाधन के बारे में बहुत तरीका से जो है बता दिए हैं। संसाधन को बढ़िया से जो है समझा दिए हैं, आधार भी दे दिए हैं, किस आधार पे कौन संसाधन को कितने भेद था, किस तरह से बांटा गया, इसका उदाहरण क्या था, इसका प्रकार क्या था, है ना। इस सब के बारे में हम जो है बता दिए, है ना। अब हमारा जो है संसाधन आ गया जल संसाधन। तो हम लोग जानते हैं कि जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है ना। जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन में आता है ना जी, जो नवीकरणीय भी है। कैसा है? नवीकरणीय भी है। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जब जल गर्म होता है ना, तो वाष्पन जो है उसका जलवाष्प जो है वाष्पीकरण के मदद से जो है आसमान में जाता है ना, वाष्पीकरण के माध्यम से। फिर जो है वहाँ पे संघनित होता है ना। फिर जो है वो वाष्पन जो है द्रव में चेंज हो जाता है ना। द्रव में चेंज होने के बाद जो है वो क्या होता है? वर्षा हो जाता है ना। तो ये प्रक्रिया एक चक्र की तरह चल रहा है ना। तो यही चक्र के कारण हम इसको नवीकरणीय कहते हैं। और नवीकरणीय का परिभाषा होता क्या है कि एक बार यूज करने के बाद फिर उसका जो है निर्माण कर ले, चाहे एक बार जो खत्म हो रहा है फिर वो जो है रिटर्न हमको आ जाए। बात समझ रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि रात में जो है ब्रेकअप और दिन में जो है फिर पैचअप, दिस इज कॉल्ड क्या? नवीकरणीय। क्या? नवीकरणीय संसाधन, है ना। चलिए, तो जल संसाधन का जो है सबसे पहले देखें। जल संसाधन जो है हमारा धरती पर जो है सबसे ज्यादा अगर भाग देखा जाए तो जल का ही है। 100% में अगर देखा जाए 96.5%, तो सबसे ज्यादा महासागर में है। समुद्र में, महासागर में 96.5% जो खारा जल है। समझिए कितना जल है। अगर जो ग्लेशियर पिघला तो प्रलय मच जाएगा। क्या मच जाएगा? प्रलय। जैसे द्वारिका है ना, समुद्र के अंदर प्रलय मचा, खत्म हो गया। उसी प्रकार जो कलयुग का अंत होगा जल से ही होगा। अब ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन अनुमानतः अगर देखा जाए जल से होगा, क्योंकि हमारा जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो रहा है। और जब छिद्र होगा तो सूर्य की प्रकाश इतना तापमान हो जाएगा कि बड़े बड़े जो है ग्लेशियर पिघलने लगेगा। तो पानी जाएगा कहाँ जाएगा? और तटीय क्षेत्र वाला इलाका जो जितना भी है, मुंबई, दलदली क्षेत्र है, सारा दहा जाएगा। जितने बड़े बड़े क्षेत्र है समुद्र के किनारे, सारा दहा जाएगा। पहले वही दहाएगा जब ग्लेशियर पिघलेगा तो। और सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित जगह वही सब है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना, बांग्लादेश हो गया। कैसे कि एक पर एक वहाँ पे कारखाना है, और वर्तमान के लाभ के कारण भविष्य को बर्बाद हो रहा है। तो जल से ही प्रलय हम लोग को मच सकता है, जो आने के लिए जो है भविष्य के लिए बहुत बड़ी खतरा है। अब देखते हैं जल संसाधन जो है, जल कहाँ कहाँ स्थित है। हम तो बता दिए समुद्र में है स्थित, ठीक, लेकिन और जगह भी तो होगा। 96.5% अगर हमारा खाली महासागर में है, तो ये जो 5-6% बच रहा है, 4% बच रहा है, ये कहाँ जाएगा? तो इसका भी जगह है। 96.5% तो हमारा खारा जल है। अब मृदु जल देखिए, मृदु मतलब होता है मीठा। कौन जल? मृदु मतलब मीठा, जो 2.5% है। कितना परसेंट? 2.5%। ये भी 2.5% में जो है 30% जल है। 30% जल है हम लोग को पीने के लिए है, पृथ्वी भूमिगत जल है। और 70% जल जो है ग्लेशियर पर है, पर्वत पे है। बात समझ रहे हैं? देखिए 2.5% में हम लोग बांट देते हैं 2 भाग में। 30% जल जो है भूमिगत जल है, जो पीने के लिए हम लोग को है, यूजेबल है। और जो 70% जल जो है, 70% जल जो है ये पहाड़ों पर है, ग्लेशियरों पर है। ठीक, बात समझ रहे हैं?
जैसे कश्मीर में चल जाइए, बढ़िया बढ़िया जो आपको पहाड़ मिलेगा, वहाँ पे खाली कहे तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, ओलावृष्टि होता है ना। तो वहाँ का जल जो है बर्फ़ के रूप में है, तो बर्फ़ को हम लोग पी थोड़े सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, लेकिन जल को पी सकते हैं जो भूमिगत जल है ना। भूमिगत जल है 30%, और 30% में हम लोग छितराते हैं। जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में कोई नल खोला हुआ है तो उसको जाइएगा बंद करने तक तेज बनता रह, हमनु जो है बहता तोरा का जैता, ऐसा ऐसा लोग होता है। तो ये मंद बुद्धि के कारण जो है आने वाले जो है समय में जल विनाश होगा, जल संकट आएगा, जो बहुत हानिकारक है पूरे देश के लिए। बस समझ रहे। तो 30% हम लोग को जल मात्र है पीने के लिए, समझ लीजिए। यही में पीना है, इसी में नहाना है, इसी में खाना है, इसी में जो है धोना है हाथ। अब देखिए ये तो हो गया हमारा। अब जो है मान लिए आप जोड़ रहे होंगे कि सर 5 5 10 आ 2 3 आ 1% केने चल गया, 6 2 8 आ 1 9, 1% केने चल गया। तो 1% जल जो है वाष्पीकरण होके बादल में है। कहाँ है? बादल में है, इधर उधर छितराया हुआ है, अपवाद वाला चीज़ है 1% जल। लेकिन 96.5% जो जल है ये महासागर में है, और जो 2.5% जल है ये कहाँ है? भूपृष्ठ पर है, नदी झील तालाब, और उसी में भी जो है और कहे तो भूमिगत जल है जो हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ गया होगा? चलिए क्लियर हो गया। अब देखते हैं, थोड़ा मिटा दे, ये आपको समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पर भूभुआम जल कहाँ कहाँ स्थित है? तो भूभुआम, कची भूभुआम। भूभुआम का मतलब भूपृष्ठ पर, अब फिर भू का मतलब भूमिगत जल, और वा का मतलब वायुमंडल में, ठीक है। अब म का मतलब महासागर में। बात समझ रहे? तो भूभुआम याद रखिएगा। कहेगा जल कहाँ कहाँ स्थित है? तो भूभुआम में। कहाँ स्थित है? भूभुआम में, माने भूपृष्ठ पर, भूमि के ऊपर, नदी जल तालाब झील में। भूमिगत माने भूमि के अंदर नीचे जो कल के द्वारा हम लोग लेते हैं पानी, है ना। अगला वायुमंडल में जो वाष्पीकरण होकर जो है बादल में छिपा हुआ है। जो ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो हम लोग को जो है जल की प्राप्ति पुनः चक्रण के माध्यम से हो सकता है। लेकिन वृक्ष हम लोग जो है आर्थिक लाभ के लिए जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, एगो के चक्कर में 5 5 गो निकाल रहे हैं, तो कहाँ से होगा? इसको बंद करना होगा। हम दो हमारे दो पर चलिए। हाँ, ऐसे में भगवान का कोई देन नहीं होता है, अल्लाह का देन नहीं होता है। बच्चा पैदा करना अल्लाह का देन नहीं है, माध्यम है एक, ठीक है। हाँ, तो उसका भी जो है एगो 10 रुपये के टैबलेट में तो पूरा कॉम्बिनेशन बंद हो जाएगा ना। तो जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, तभी जाके जो है हम लोग संसाधन को बचा पाएंगे। इजराइल देख लीजिए, हिती चानी है, जनसंख्या कम है, लेकिन देखिए कितना विकसित है। जनसंख्या बढ़ाना बड़का चीज़ नहीं है। बहुत लोग का माइंडसेट होता है कि हम जनसंख्या बढ़ा लें तो हमार वोट ज़्यादा हो जाई, हम जो है गांव में राज करम। रे बेहुदा, एक गोरा जो है पैदा करके एगो IPS निकाल दे, IAS निकाल दे, तो तोरा 10 बेटवा पर भारी पड़ जाई, कोनो काम ना आई। लाठी के इतनो बड़ियार रहे, एक लाठी तोरा के तूर सकले, 10 गोरा के तूर सकले। तो ये माइंडसेट किसी का नहीं होता है। हम 10 गो पैदा कर भाई, यही कारण जनसंख्या बढ़ रहा है। 10 गो पैदा कर ले रहा है, ठीक से न कमा रहा है, ठीक से न खा रहा है, न ठीक से उसका शिक्षा हो रहा है, न ठीक से जो है उसका जीवन यापन हो रहा है। बंजारा जैसा कोनो पंचर बना रहा है तो कोनो वही कर रहा है। पाकिस्तान का हाल देख रहे हो ना, यही हो रहा है। तो जनसंख्या बढ़ाना, बच्चा पैदा करना बड़का बात नहीं है, उसका जीवन यापन करा देना सबसे बड़ा बात है। जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा ही जो है जोर शोर से, यूपी बिहार में जोर शोर से चल रही है। तो इसीलिए शिक्षित बना होगा ना, हम लोग को जागरूक होना होगा, तभी ये सब हो सकता है। और रूढ़िवादी विचारधारा तो सबसे पहले छोड़ना होगा, नहीं तो पहले के जो है विचार से चलिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। और जो है देश हमारा, राज्य जो है हमारा घर में गिरते रहेगा, खराब होते रहेगा। तो संसाधन को बचाना है तो ये जरूरी है। कहे से कि जनसंख्या बढ़ेगा तो वृक्ष तो ऑटोमेटिक कटाएगा। अरे जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके लिए तो घर चाहिए ना, उसके लिए अनाज चाहिए ना, कहाँ से लाइएगा? कहाँ से लाइएगा? वृक्ष को काट के फसल उगाइएगा, यही ना हो सकता है। आवास बनाना हो तो वृक्ष को काटिएगा,
काटिएगा ना। जो वृक्ष हम लोग को जो है इतना जो है सहायता प्रदान करता है, उसी को हम लोग रगड़ के काट रहे हैं अपने जो आर्थिक लाभ के लिए। तो इस सब पर जो है संसाधन जो विनाश के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको बचाना होगा। नहीं बचेगा तो हम लोग नहीं बचेंगे। संसाधन से ही हम हैं, न कि हमारे से संसाधन है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो संसाधन बनाना जो है, बचाना जो है बहुत जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन बचाओ, ठीक है। तो ये भूभुवाम हो गया। अब देखिए गोलार्ध का बात आता है, ठीक। गोलार्ध का बात आता है तो एक आता है दक्षिणी, एक आता है उत्तरी। एक आता है दक्षिणी, एक आता है आगे जो है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना आप लोग जानते हैं ना, एक तीर तीन निशाना, एक तीर तीन निशाना, निशाना आप लोग भी मारे होंगे। तो इसी प्रकार जो है यहाँ बहुउद्देशीय का जो है काम है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी जानते हैं, एक जगह से बैठल बैठल कहाँ कहाँ जो है अपना जो है धंधा चलाता है, वही प्रकार से बहुउद्देशीय है। ये वो खाली बांध बना दीजिए या उसके अगल बगल जो है टूरिस्ट वाला जगह खोल ना दीजिए, स्विमिंग पूल बना दीजिए, पार्क बना दीजिए, झूला झूलने वाला लगा दीजिए, बिजली उत्पादन कीजिए, मत्स्य पालन कीजिए, क्या नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। देखिए खाली बांध बनाने से कितना फ़ायदा है, आने जाने का रास्ता भी हो जाता है। तो एक उद्देश्य से, एक परियोजना से देखिए तो कितना उद्देश्यों का जो है कार्य का जो है पूर्ति हो रहा है। तो यही तो बहुउद्देशीय परियोजना है। वैसी परियोजना जिसके अन्य उद्देश्य हो उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना में हम लोग देख ले सोन, कोसी, गंडक जो बिहार से संबंधित है, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये तीनों चारों है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका अन्य उद्देश्य हो, काम एक एक हो लेकिन उद्देश्य अधिक हो, बहुत ज़्यादा हो, उसको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। बात समझ रहे हैं। हाँ, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे आजकल के बच्चों को देख लीजिए, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई का भी उसका बहुत उद्देश्य होगा। किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, तो किसी को शादी करने के लिए भी जो है पढ़ाई कर रहा होगा, किसी को जो है बाहर विदेश जाने के लिए भी पढ़ाई कर रहा होगा, 10th पास कर रहा होगा, 12th पास कर रहा होगा। तो एक पढ़ाई का अन्य बहुत उद्देश्य है। नौकरी लेना ही सिर्फ उद्देश्य नहीं होता है पढ़ाई का, पढ़ाई का जो है बहुत उद्देश्य होता है। तो वही प्रकार जो है ये कथी है, परियोजना है जिसका बहुत सारा उद्देश्य है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए जल संकट। जल संकट का मतलब होता है कि अगर जल का जो है कमी होने लगा तो समझ जाइए कि जल संकट आपको जो है घिरी आ रहा है। बात समझ रहे हैं। जल का जो है कमी होने लगे तो समझ जाइए जल संकट हो रहा है। बात समझ रहे हैं। जिस प्रकार किसी देश में अगर भूख हड़ताल होने लगे तो समझिए उस देश में भूखमरी व्याप्त हो गया। कथी व्याप्त हो गया, भूखमरी। वही प्रकार जल है, जल का जैसे कमी होने लगा तो समझिए जल संकट संभव है, जल आएगा ही, आने वाला समय में जल संकट आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, लिख के धर लीजिए आज। जिस प्रकार से हम लोग जल का दोहन कर रहे हैं, आने वाला टाइम में जल संकट होना तय है, तय है। एक कानपुर में जो है कम से कम 158 को जो है चमड़ा मिल का कंपनी है और प्रतिदिन 58 लाख लीटर जो है पानी यूज करता है। सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है, कितना बड़ा अमाउंट है जी। एक कानपुर का जो है कंपनी 158 को कंपनी एक दिन में 58 लीटर यूज कर रहा है। सोच लीजिए साल में कितना करेगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। और तो उत्पादन करिए रहा है, जलवा सबको भी गंदा कर रहा है। ले आज जैसे होली आएगा, डोंट यूज वाटर बिकॉज दिस इज वेरी कमजोर हो रहा है, मतलब बहुत कमजोर हो रहा है वाटर। अरे बेहुदा, मतलब इतना बड़का बड़का कंपनी है जो जल का जो है दोहन कर रहा है, इस पे कोई ट्वीट नहीं करेगा। होली जैसे त्यौहार आएगा तो वाटर कमी हो रही है, वाटर का जो है वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, मार जूता के तुम ठीक कर दिया जाएगा। चलो, तो ये हो गया जल संकट, यानी
जल को अगर बचाना है, अब कहने का मतलब है एक दिन पढ़ लीजिएगा तो आप आईएएस बन जाइएगा का? नहीं बन सकते हैं। तो एक दिन आप जो है पानी जियान कर दीजिएगा तो क्या जल संकट हो जाएगा? नहीं हो सकता है। जिस प्रकार आईएएस बनने के लिए सालों साल रातों रात जो है पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार जल संकट है, जल दोहन है। रोज दिन जो जल का जो है दोहन कीजिए। स्कूल जाना है तो 1 बाल्टी नहाएंगे, किसी से मिलने जाना है तो 2 बाल्टी नहाएंगे, तो कथी हो रहा है? जल दोहन हो रहा है। तो जल संकट जो है आने वाला है, इस पर ध्यान दीजिए। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग समझदार हैं, आपका ही पीढ़ी अगला भविष्य को तय करेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, इस सब पर ध्यान दीजिए। आप लोग समझदार हैं, पढ़ लिख रहे हैं, रूढ़िवादी विचारधारा वाला नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस सब को ध्यान दीजिए। जहाँ भी जो है जल का दोहन हो रहा है वहाँ पे विरोध कीजिए। अब तो प्रशासन भी अब साथ है हम लोग का। कोई जो है ज़्यादा तेला बेली बतिया रहा है, उसका जो है तेला बेली लगा दीजिए। बात समझ रहे हैं? हाँ, आपको कोई छेड़ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से उसको छेड़िए कि उसकी छेड़खानी का जो है मंशा ही बदल दीजिए। उपाय है उसका। ठीक, आगे आते हैं। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। जल संरक्षण, संकट पढ़ लिए तो संरक्षण तो जरूरी है, माइनस पढ़िएगा तो प्लस जरूर पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से, जोर पढ़े हैं तो घटाओ तो पढ़ना पड़ेगा, तभी ना मैथमेटिक्स आपको आएगा। तो वही तरह जो है किसी चीज़ का जो है हानि होता है तो लाभ जरूर है, किसी चीज़ का जो है आप संकट कर रहे हैं तो संरक्षण जरूरी है। लड़का है तो लड़की जरूरी है, माने हर सिक्के का 2 पहलू, हेड न तो टेल। तो वही तरह ही है, किसी चीज़ का लाभ होता है तो उसका हानि निश्चित है। तो उसी प्रकार संकट है तो इसका संरक्षण भी तो है, इसका संरक्षण भी तो है। चलिए, तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है समझिए। जल संरक्षण और प्रबंधन का उद्देश्य क्या हो सकता है? जल को बचाना हो सकता है। तो जल को हम किस प्रकार बचाएंगे समझिए इसको। जैसे हम कहें जल को जो है हम कहें जल संग्रहण, देखिए एक प्रकार से जल संग्रहण। जल संग्रहण देखिए तो जल संग्रहण होता क्या है, जैसे कर्नाटक में चल जाइए, जल लोग खरीद के पीता है। लेकिन आप अगर चाहे जल संग्रहण करने का तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे वर्षा का पानी आ रहा है तो छत पे उस पानी को जो है जमा कर लीजिए, किसी गड्ढा में जो है उसको अंदर रख के जो है जमा कर लीजिए, है ना। तो जल संग्रहण यही होता है। जैसे संजय पांडे शुरुआत में फर्स्ट बार संजय पांडे ने जल संग्रहण किए थे शुरू में, फर्स्ट बार। बात समझ रहे हैं? तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल संग्रहण की विधियां सर्वप्रथम किसने अपनाई थी? तो कहिएगा संजय पांडे। कौन? संजय पांडे। और जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? तो बिहार में तो जल संग्रहण नहीं जानते हैं जी। जैसे छत से पानी गिरता है तो सब नाला में बह के चल जाता है, तो पनिया के किनारे गाढ़ा में जो है रोक लीजिए। तो बिहार में पानी का कमी नहीं है, इसलिए कोई इसका वैल्यू नहीं देता है। लेकिन जहाँ पानी का कमी है वहाँ जाके देखिए, एक एक जो है बूंद के लिए लोग तरसता है, पानी कीन के पीता है। अब बिहार में तो समझ में नहीं आता है, नहाए कि 1 बाल्टी नहाई सब 10-10 बाल्टी, समझे नहीं है। होता है इस तरह का, सामाजिक परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। आप जो है जाइएगा थोड़ा ये सब कहने तो बरगा तेज बन रहा है, ये सब है ना, ज़्यादा पढ़ लिख लेल बा, हमनिए के विरोध ठाड़ा होता। इस तरह का जो है मनोभावना से आपसे वार्तालाप करेगा तो कौन जाएगा उतना तेलावाली करे। लेकिन आप लोग अगर समझदार हैं, समझ रहे हैं, तो आगे आप आवाज़ उठा सकते हैं जल के दोहन के विरुद्ध। तो जल दोहन बहुत बेकार है। ठीक, आइए, तो जल संरक्षण, जल संग्रह करके हम कर सकते हैं। अब देखिए वर्षा जल इसमें आता है आगे, वर्षा जल का बात हुआ है। तो वर्षा जल समझिए, वर्षा जल मनुष्य के लिए आपका क्वेश्चन भी है कि वर्षा जल मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से भूमिका निभाती है। तो किस प्रकार से निभाती है जी? अगर आप किसान हैं तो आपके लिए वर्षा जल बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए वर्षा जल, किसान है अगर आप। बात समझ रहे हैं? तो आप किसान हैं। उसके बाद मृदा अपर्दन होता है,
मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब होता है जब भूमि को काट कर, उड़ा कर, बहा कर ले जा रहा है तो इसको मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कहे तो मृदा का क्षरण, मृदा का क्षरण। जैसे लोहा का क्षरण होता है ना, ऑक्सीजन और वाटर जब मिलता है, कॉम्बिनेशन करता है तो क्षरण होने लगता है, जंग धरने लगता है, तो वहीं पर मृदा का जो है क्षरण होता है। कैसे क्षरण होता है? तो आप वृक्ष नहीं रोपिएगा तो आपका मृदा भुरभुरी रहेगा, हवा आएगा उड़ा के ले जाएगा, पानी आएगा दहा के ले जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये कथी हो जाएगा? मृदा अपरदन हो जाएगा। अब देखिए ये जो है जल संरक्षण हो गया, वर्षा जल हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं, जल संभार प्रबंधन, इसको कहते हैं वाटर शेड, वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट यानी जल संभार इसको कह सकते हैं हिंदी में। तो पूछेगा क्वेश्चन कि जल संभार क्या है बच्चों, तो क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? तो जल संभार पूछ रहा है तो आप कृषि में, वानिकी में, वानिकी कृषि सब जानता है, फसल को उपजाना कृषि कहलाता है। वानिकी, वानिकी मतलब वन को रोपना। एक प्राकृतिक रूप से वन होता है, एक मानव निर्मित वन होता है। जैसे मानव किसी पौधा को लगा रहा है तो वानिकी कर रहा है, मानव किसी वन को जो है लगा रहा है तो वानिकी हो रहा है, बात समझ रहे हैं? लेकिन ऑटोमेटिक उग जा रहा है तो प्राकृतिक रूप से वन है, बात समझ रहे हैं? तो इस सब में, वानिकी में, कृषि में, ठीक है, जल जमाव, ये सब जो है इसमें जो है आपको जल की आवश्यकता पड़ती है ना, तो इसको क्या कहते हैं? वाटर शेड। जैसे नहर खोलवा दीजिए, कृषि करना है तो नहर, तो इसको वाटर शेड में लाएंगे। आपको कहीं जो है खेत पटाना है तो तालाब खुनवा दीजिए, उसमें पानी जमा कर दीजिए, तो ये वाटर शेड कहलाएगा। कहीं कृषि कर रहे हैं उसके लिए पानी चाहिए तो अगल बगल से लेना है तो ये वाटर शेड कहलाएगा। मतलब जैसे कारखाना है तो कारखाना में भी पानी चाहिए, तो उसमें भी पानी चाहिए, तो ये भी क्या कहलाएगा? वाटर शेड ही कहलाएगा। माने जिस चीज़ में हम लोग को पानी का उपयोग हो रहा है तो वो वाटर शेड में अंदर आएगा। समझ गए बात? आगे आते हैं, तो इसका प्रबंधन हम लोग जल संभार का प्रबंधन किस तरह करते हैं? तो नहर खुलवा देते हैं, नहर खुलवा देते हैं, या फिर कहीं गड्ढा खुनवा देते हैं, तालाब खुनवा देते हैं। बहुत ऐसी प्रक्रिया है, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा। आगे देखिए, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना। आपको शुरू में बता दिए बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता क्या है। मतलब एक काम कर रहे हैं जिसका बहुत सारा उद्देश्य है, एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारा उद्देश्य है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। तो कोई एक बांध का परियोजना बन रहा है तो क्या उसका एक यही उद्देश्य है कि जल रुकेगा? नहीं, उसका बहुत उद्देश्य है। अगर सरकार चाहे तो, और सरकार न चाहे तो वो कुछ नहीं होगा। खाली एगो बांध पानी रोकने वाला, जैसे गंडक का देख लीजिए, है पकड़ी देल वाला, खाली पानी रुकता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन वही चल जाइए त्रिवेणी नगर, वाल्मीकि नगर, उधर एक बड़ा बड़ा बैराज है, ये सब के अगल बगल में देखिए सब दुकान पार्क उर्क ये सब लगा हुआ रहता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ये होता है कि आप कहीं बांध बना रहे हैं तो वहाँ जो है पार्क बनवा दीजिए, स्विमिंग पूल बनवा दीजिए, उससे नहर खुलवा दीजिए, उससे जो है बिजली उत्पादन कीजिए। कितना फायदा है, एक जो है परियोजना कितना फायदा हो रहा है। तो बहुउद्देशीय परियोजना हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। ठीक, तो हम लोग मुख्यतः अगर देखें तो गंडक, सोन, कोसी, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। चलिए सबसे पहले सोन आते हैं। सोन नदी जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश देखे तो वो घाटी पड़ता है, बात समझ रहे हैं? उसी घाटी के बगल में एक जिला है गौरेला, गौरेला पेंडा करके एक जगह है जिला, वहीं से जो है सोन नदी का शुरुआत होता है, जिसकी लंबाई जो है 784 किलोमीटर है। कितना? सोन नदी की लंबाई कितना है? 784 किलोमीटर। इस सोन परियोजना है, सोन नदी पर बना हुआ है। इस सोन परियोजना से जो है बिहार, नेपाल के साथ साथ यूपी भी थोड़ा मोड़ा यूज करता है पानी का। हमेशा जल विवाद होते रहता है, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, बात समझ रहे हैं? तो गौरेला जगह है, ठीक, बात समझ रहे हैं? अमरकंटक एक पहाड़ है वहां पे, वहीं से निकलता है सोन नदी, जिसकी लंबाई जो है कहाँ कितना है? 784 किलोमीटर। आगे आते हैं, गंडक। गंडक नदी हम लोग जानते हैं, बिहार में उसको गंडक कहते हैं, नेपाल में चल जाइए उसको नारायणी नदी कहते हैं। कौन नदी? नारायणी नदी कहते हैं, जिसका लंबाई कितना है? जिसका लंबाई कितना है? 814 किलोमीटर।
लेकिन एक बैराज बना हुआ है जिसका लंबाई कितना है 740 मीटर। मीटर और किलोमीटर में आपको मालूम होगा 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो 740 है, 740 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ा छोटा। इसका लंबाई जो है, गंडक नदी का लंबाई जो है 814 किलोमीटर है। सोच लीजिए बहुत बड़ा लंबाई है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए ये यूपी बिहार के साथ साथ नेपाल भी यूज करता है। एक समझौता हुआ था नेपाल के साथ बिहार को समझौता हुआ था, तो उस समझौता के तहत जो है गंडक नदी परियोजना एक खोला गया। उस नदी के द्वारा जो है क्या होता है, बिहार भी अच्छा से जो है अपना यूज करता है, यूपी भी थोड़ा कर लेता है, सटल लेना है, सब भाई भाई है, यूपी बिहार भाई भाई है ना। उसी प्रकार नेपाल है। अक्सर जो है लिम्पिया धुरा और काला पानी का जो है आप लोग थोड़ा मोड़ा जो है मतभेद सुनते होंगे, है ना। आगे आते हैं ये समझ में आ गया। अगला देखिए कोसी नदी बहुत बेकार नदी है, ये जमीन में काट लेता है। सबसे बड़ा विवाद खड़ा किया अभी नेपाल के बीच कोसी नदी इतना खतरनाक है कि मत पूछिए। कैसे खतरनाक है, तो ये जो है इसको शोक कहते हैं, बिहार में कोसी नदी को शोक कहते हैं। ये क्या करता है, अंदर अंदर पेनी में छेनी सटाने लगता है, मतलब अंदर जो है पेने जो है काटने लगता है, मतलब पेंदी को जो है काटते अंदर भूड फोड़ देता है। अब पता नहीं चलता, जा अंदर काट दिया, एक बेग धासना धस जाता है कोसी नदी। तो ये जो है मिट्टी को काटते जाता है कौन, कोसी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, शोक। बिहार का शोक नदी कौन, कोसी। कौन, शोक नदी कौन, कोसी। याद रहेगा ना, क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से। ठीक, ये जो है नेपाल जो है हिमालय एक जगह है, पहाड़ है हिमालय, जो चीन वाला सब थोड़ा मोड़ा कब्जिया लिया है, उधर जाइए ना। तो नेपाल से निकलता है कोसी, हिमालय से, नेपाल के हिमालय से कोसी। हिमालय जो है हमारा प्रहरी की तरह खड़ा रहता है, भारत के लिए एक प्रहरी है, चौकीदार है हिमालय, ना तो चीनवा वाला सब डायरेक्ट घुसता सब। लेकिन अभी के सरकार में तो बहुत अच्छा जो है एक बन गया है, रोड आने जाने का जो है रोड बढ़िया बन गया है। चीन वाला सब अलगे डरल है भारत से उपाय लगाएगा, आँख तो हेती रहता है, मार के आँखों फोड़ देगा, बड़का कर देगा, डेराल है अभी सब। चलिए, तो इसका जो है देखे लंबाई कितना है, तो 729 किलोमीटर है ना। नेपाल के जो है हिमालय से आता है ना, और जाके मिलता है कहाँ, गंगा पटना में जाके मिल जाता है, कौन, कोसी नदी। समझ में आ गया। तो ये आपका जो है जगह है। आई गंडक जो है भैंसा लोटन एक जगह है, वाल्मीकि नगर लग भैंसा लोटन जगह से एक जो है परियोजना आया है, गंडक परियोजना। समझ में आ गया। ये सब बहुदेशीय परियोजना, बिहार के बहुदेशीय परियोजना। अब देखिए थोड़ा जल के विविध उपयोग, तो कृषि करने में, मृदा अपरदन को रोकने में, हरियाली लाने में, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में, ये सब जल का उपयोग है। समझ में आ गया। अब देखिए ये तो फाइनल हो गया। अब समझिए जैसे हम लोग को देखिए शरीर में जल का जो है बहुत महत्व है ना। हमारे शरीर में देखिए तो 65% लगभग हमारे शरीर में जल है। क्वेश्चन पूछता है, और जल का दोहन जो है रोक दीजिए आप लोग, कहे से कि बिहार बंगाल में सबसे ज़्यादा जल का दोहन होने से, जल का संकेंद्रण होने से आर्सेनिक पदार्थ का उत्पादन हो रहा है, जो बहुत खतरनाक है आपके लिए। दोहन करिएगा खराबी होगा, उससे जो है आर्सेनिक पदार्थ का जो है उत्पादन हो रहा है। वह चलिए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और जल संकेंद्रण हो रहा है तो वहाँ फ्लोराइड बढ़ रहा है, ले तरीके। तो हर चीज़ का दोहन कीजिएगा तो उपाय लगेगा आपको, ठीक है। हाँ, अब खाइएगा हींच भर दूध छिपा तो पेट तो बाहर निकलबे करेगा। खाना का आप लोग दोहन थोड़े कर रहे हैं, सॉरी यूज थोड़े कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। खाने का 1 छिपा खाइएगा, 2 छिपा तो कन्फर्म है कि पेट खराब होगा ही, भैंसा जैसा निकल जाएगा पेट। होता है ऐसा, होता है ना ऐसा। तो उसी प्रकार है, ज़्यादा दोहन कीजिएगा
अनुपयोग कीजिएगा तो आर्सेनिक पदार्थ निकलेगा बिहार के लिए, बंगाल के लिए। लेकिन वही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जैसे फ्लोराइड एक निकलता है तत्व, ठीक है। तो जल का दोहन बंद कीजिए, काहे से कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। हाँ, और रोज जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जितने प्रैक्टिस होगा, जितने आप लोग जो है, बात समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतने जो है आप आगे जाइएगा। कहते हैं ना, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितने पिएगा उतने दहाड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वह शेर का पंजा है, जो जितने प्रैक्टिस करेगा वो उतने हार्ड मरेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब जो है आगे बढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़िएगा, ठीक। तो आपका जो है जल संसाधन जो है आपका शुद्ध गया, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नया वीडियो जो है आपका अगला टॉपिक भूगोल का टॉपिक रहेगा। हर जो है चैप्टर का हम 1 शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं, ठीक। और आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए, कहे से कि आप लोग से दिल लग गया है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों से दिल लग गया है। दिल को तुड़िए नहीं, लाइक कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। आप लोग पढ़िएगा, हम लोग को जो है आगे होगा, नाम, आपका नाम रोशन होगा, ठीक है। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।